Hello everyone and welcome back to my channel. I am Suniti Arya and I teach economics on this channel. मैंने प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड एक सीरीज शुरू की हुई है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। फिलहाल हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके क्या क्या एसेंशियल क्वालिटीज होती हैं वो सब पढ़ा चुकी हूँ। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो सीरीज का पार्ट है। अगर आप केवल इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको इतनी अच्छे से समझ में ना आए। लेट्स सी कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हम रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हमारे आउटकम जो होते हैं उनकी आने की कुछ कुछ प्रोबेबिलिटीज होती है। जब हम उन प्रोबेबिलिटीज को सिस्टमेटिक वे से रिप्रेजेंट करते हैं वही हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हेड है टेल है और हम लिखे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। और मैंने उसी वीडियो में बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दो तरीके के होते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये वीडियो कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को डेडिकेटेड है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द एग्जांपल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम उसकी फॉर्मल डेफिनेशन को पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की क्या मतलब होता है, डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है, जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि जिनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जब प्रोबेबिलिटी फंक्शन में एक पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम कैसे शो कर सकते हैं, हम उसका ग्राफ बनाकर भी शो कर सकते हैं और उसको टेबुलर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। लेट इट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x और ये वैल्यू कौन कौन सी लेता है, x1 ले सकता है, x2 ले सकता है, x3 ले सकता है और x में कोई भी वैल्यू ले सकता है। उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, p1 p2 p3 pn, यानी कि x1 होने की प्रोबेबिलिटी p1, x2 होने की प्रोबेबिलिटी p2, x3 होने की प्रोबेबिलिटी p3 कोरस्पेंडिंगली। लेकिन इसमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो pi है वो 1 होना चाहिए, यानी कि ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं ये सब किसके इक्वल होनी चाहिए, ये 1 के इक्वल होनी चाहिए, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम। The specification value of xi together with the probability pi defines the probability distribution of the random variable x। जो कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पेसिफाई कर देंगे हम xi की वैल्यू को pi की वैल्यू के साथ, यानी कि xi अगर हम मान लेते हैं कि हमने एक कॉइन को टॉस किया है, कॉइन को टॉस करने के बाद दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ पे लिखें कि हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है तो वो 1/2 है, टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है 1/2 है। यानी कि मैंने स्पेसिफिकेशन वैल्यू जो है x की वो उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ लिख दी। ये x की वैल्यू है और ये साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x क्या था इसमें, कॉइन को टॉस करना, यानी कि एक ही कोई रैंडम वेरिएबल x होगा जो कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेगा। ये x जो है कॉइन को टॉस कर रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेगा, कभी ये हेड लेगा कभी ये टेल लेगा और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटीज अटैच करके लिखेंगे। इसको हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर डिपेंड करता है। मैंने आपको जो रैंडम वेरिएबल पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था रैंडम वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से मिलकर बना होता है, इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। नाउ वी विल सी द टू स्पेसिफिक कंडीशन व्हिच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। देखिए जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें भी यही बात बताई थी। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ही एक पार्ट पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया था जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसमें दो कंडीशंस का होना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही इसमें भी इन दो कंडीशंस का फुलफिल होना मैंडेटरी है। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। पहली क्या कंडीशन है, fx इज प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए,
या तो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। -0.3 नहीं हो सकता, लेकिन +0.3 हो सकता है। दूसरा क्या है, समेशन जो होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, यानी कि सपोज कीजिए ये हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है x f(x), ठीक है, तो हम इसमें कितने ही ले लें, x1 x2 x3, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है ना, उनका सम एग्जैक्ट 1 के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि इसका सम 1 के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें 0.2 की वैल्यू हटा के, अगर मैं 0.2 को इरेज करके यहाँ पे मैं 0.3 लिख दूं, तो क्या अभी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है 731, ये क्या हो जाएगा 1.1। तो क्या अब ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से एक्सटेंड हो गया। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं 0.7 को हटा के, अगर मैं 0.7 को इरेज करके 0.5 यहाँ पे लिख दूं, तो अब ये क्या होता है, अब ये हो जाता है 0.9। तो क्या अब ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशन दो ही है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिवली होनी चाहिए, एंड सेकंड थिंग ये जो है ये एग्जैक्ट 1 के इक्वल होना चाहिए। 1.1 भी नहीं चलेगा एंड 0.1 भी नहीं चलेगा। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1। जहां भी ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे और ये देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नाउ। लेट x be a random variable where px is equal to x, यानी कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। इस द pmf गिवन बाय, हमें k की वैल्यू निकालनी है और हमें px लेस देन और इक्वल टू 6 और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मैंने यहाँ पे टेबल नहीं बनाई है क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा मैसी हो जाता। तो सबसे पहले हमें ये देखना है आगे जो भी टेबल है उससे हमें k की वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया था जो भी सेकंड कंडीशन होती है उसमें प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए, 1 के इक्वल, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो इनको सम करते हैं, 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। ये तो हमने सीधा फॉर्मूला पुट किया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे 1 क्या मान सकते हैं, 1 2 3 2 5 3 8, 8k प्लस 1 9k। अब हम स्क्वायर वाली वैल्यूज को लेंगे, स्क्वायर 1 2 7 7 2 9 1 10। अब ये 1 है, हम इस 1 को यहाँ पे ला सकते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। पर उससे पहले इसका अरेंजमेंट करना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म टू सोल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको फैक्टर लेके सॉल्व करेंगे, तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको फैक्टर करना आता होगा। अगर फैक्टर करना नहीं आता है तो प्लीज 10th क्लास का मैथमेटिक्स उठाइए और उसमें बेसिक सीखिए, अगर आपको नहीं आता है तो। बट इसमें आपको यही समझना है कि हमने फैक्टर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 10k। अगर हम 10k कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, अब हम इसमें क्या करेंगे, k प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, अब हम इन दोनों में भी कॉमन लेंगे, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे k की वैल्यू माइनस निकल के आती है। देखिए मैंने पहली कंडीशन बताई थी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर हम इससे -1 से इस प्रोबेबिलिटी को निकालना चाहें 2k, तो वो माइनस हो जाएगी, यानी कि हमें माइनस की जो वैल्यू है वो इग्नोर करनी होगी। अब हमें दूसरे को 0 के इक्वल रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 10k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। देखिए k की जो ये वैल्यू आई है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि वैल्यू नेगेटिव नहीं है, एंड दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है,
कि इसको अगर हम इनमें डालकर देखेंगे तो कंप्लीट सम जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। ये हमें क्यों पता है? क्योंकि हमने 1 के इक्वल रख के ही इस इक्वेशन को सोल्व किया है। के की वैल्यू निकल गई है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सोल्व हो गया है। अब हमें सेकंड पार्ट को देखना है। लेट्स सी कि सेकंड पार्ट क्या था। अगर आपने क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो क्वेश्चन था वो था, हमें p की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 6। x लेस देन और इक्वल टू 6 यानी कि यहां तक की वैल्यू निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें p x लेस देन 6 की वैल्यू निकालनी है तो इसके दो तरीके हैं। पहले तो हम 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 सबको ऐड करके निकालें, लेकिन वो प्रोसीजर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएंगी। तो इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। मैंने आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट बताया था और कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी निकालना भी सिखाया था। देखिए मैंने इसीलिए कहा था कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी के वो सीख कर आइए और उनकी वीडियोस को देख कर आइए, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। मैं आपको बता देती हूँ प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में, कॉम्प्लीमेंट्री के कॉन्सेप्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर हमें पीई गिवन है और हमें पी नॉट ई निकालना है तो हम 1 में से पीई को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। अब हमें इक्वल टू और लेस देन 6 निकालना है, यानी कि इक्वल टू 6 निकालना है। तो अगर हम 7 निकाल के उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सेम चीज नहीं हो जाएगी। हमें क्या करना है? केवल एक वैल्यू गिवन है, बाकी सबकी पूछी गई है, तो हम 1 में से अगर केवल इसकी प्रोबेबिलिटी को हटा देते हैं तो ये निकल के आ जाएगा। तो P7 गिवन है, P नॉट 7 कैसे निकालेंगे? 1 माइनस P7। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम P, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन 6। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बन गया। जैसे मैंने समझाया था पीई पी नॉट ई। तो 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन 6 क्या होगा? 7k स्क्वायर प्लस के। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम k की वैल्यू डाल देंगे। k की क्या वैल्यू आई थी? k की क्या वैल्यू थी हमारी? k की वैल्यू थी 1/10। तो हम वैल्यू को पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 1/10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 7/100 प्लस 1/10। अब हम इसको फर्दर करेंगे तो क्या होगा? 100 माइनस 17/100 इज इक्वल टू 83/100। देखिए बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के क्वेश्चन को समझना जरूरी था। अगर हमसे बाकी सब वैल्यूज पूछी गई हो, केवल एक या दो वैल्यू को छोड़ी गई हो, तो इम्पोर्टेंट ये बात है कि हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाता है। अदरवाइज आप पहले 0 की कैलकुलेट कीजिए फिर 1, वो उस तरीके से भी जाएगा, आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा, पर वो थोड़ा सा कम्बरसम और कैलकुलेटेड प्रोसीजर हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता, तो दिस इज द बेस्ट वे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया था हमसे? p की वैल्यू निकालनी है 3, यानी कि 3, 4, 5, 6। देखिए इसमें हम उसी चीज को लगाएंगे, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं लग सकता। उसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्यों लग गया था? क्योंकि केवल एक को एक्सक्लूड किया था, इसमें हमें वही करना पड़ेगा। अब इसमें हमें ये समझना है कि हम इसमें 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 को इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 3 के नीचे इक्वल टू का सिंबल नहीं है, हमें 3 से बड़े चाहिए। तो पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 6। 6 क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि इसके नीचे इक्वल टू का सिंबल है। x/4 क्या था? नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी और आपको अच्छी लग रही होगी। इफ यू लाइक माय वर्क प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एंड उसको भी हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Please subscribe my channel and hit the notification bell on so that whenever I upload the next video, you get an instant notification to that. Till then, bye bye. Thank you so much.